तो आप देख रहे हैं ना, अभी पिछले दिनों जो अभी 3-4 जो घटनाएं लगातार हुई हैं, औरंगाबाद वाला हुआ है, मुंगेर वाला हुआ है, सहरसा वाला हुआ है, नौबतपुर वाला हुआ है, आरा वाला तनिष्क का जो शोरूम लूटा गया है, अभी कल की बात है महाबलीपुर, ये जो अरवल जिला के बगल का जो है वहां पर गोली चली है बालू में। तो ये सब तमाम चीजें इस बात को दर्शाती है कि आपकी पुलिसिंग जो है या आपका प्रशासन है वो निरंकुश हो चुका है, वो उस तरीके से धरातल काम नहीं कर रहा है। देखिए, प्रिवेंशन और डिटेंशन ये दो बड़ी बातें हैं। अगर डिटेंशन आप कर रहे हैं वो एक अलग चीज है, लेकिन प्रिवेंशन जो होना चाहिए कि अपराध हो ही नहीं, हम अपराधी को पहले ही अपराध करने से पहले पकड़। बिहार सरकार तो राशन देवे नहीं करती है, वो तो केंद्र सरकार दे रही है और वो में निःशुल्क दे रही है। पहले तो बिहार सरकार शुल्क लेती थी, ये केंद्र सरकार निःशुल्क दे रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संविधान तक। इस वक्त मेरी मौजूदगी पखरपुर पंचायत में है और हमारे साथ पखरपुर पंचायत के मुखिया जी विवेकानंद जी है। बता दें कि बिहार में चुनाव है विधानसभा का, और जिस तरह से मुखिया के अधिकारों को बिहार सरकार हनन की है, छीनने का काम की है, यहाँ तक कि सोलर लाइट का भी अधिकार डीपीआरओ को दे करके मुखिया को बंडमरू बनाने का जो बिहार सरकार काम की है, इस चुनाव में क्या मुखिया लोग सबक सिखाएंगे या फिर नीतीश कुमार को ही दोहराएंगे? इन तमाम मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मुखिया जी हैं, इनसे जानते हैं। सबसे पहले संविधान तक में आपका स्वागत है मुखिया जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आप समय निकाल करके यहाँ पर आए हैं। क्या कहिएगा, बिहार में चुनाव है, मुखिया का अधिकार दिन पर दिन छीनता जा रहा है। देखिए, जिस तरीके से ये क्रूर सरकार नीतीश जी की जो सरकार है वह पूरी तरीके से अपंग और बिना सोची समझी बिना नीति की सरकार है। इन्होंने मुखिया तो छोड़िए, जो जनता यहाँ की है वो सारी त्राहिमाम है। आज आपको मैं थोड़ा सा उदाहरण देकर के समझाना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से आज जनता बेहाल और परेशान और तमाम दिक्कतों के साथ में जो सामना कर रही है, उसका मैं थोड़ा सा आपको चंद खुलासा करना चाहूंगा। आप देख रहे हैं कि जो इस प्रकार से जो राशन की समस्या आम जनता के बीच में है, मैं मुखिया हूं, जब मैं गांव की ओर जाता हूं, कस्बों में जाता हूं, गलियों में जाता हूं, तो वहां माता बहनें बुजुर्ग मुझसे एक चीज कहते हैं कि हम मुखिया जी हमारा राशन नहीं है। सरकार कहती है कि हमने डिजिटल कर दिया है, हमने ट्रांसपेरेंसी ला दी है, लेकिन आज भी बिहार की ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जो माता बहन हैं उनको इस बात की जानकारी नहीं है कि किस प्रकार से हम अपने राशन कार्ड को बनवाएं। बिहार सरकार तो राशन देवे नहीं करती है, वो तो केंद्र सरकार दे रही है और वो में निःशुल्क दे रही है। पहले तो बिहार सरकार शुल्क लेती थी, ये केंद्र सरकार निःशुल्क दे रही है। देखिए सुशील जी, राशन केंद्र सरकार देती है, राशन मिले तब ना कहे जनता कि हाँ भाई मुझे राशन मिल रहा है। जब राशन कार्ड ही नहीं बनेगा तो राशन कैसे मिलेगा? सरकारी आंकड़ा है 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है। देखिए, सरकार का आंकड़ा जो है वो मैं मान के चल रहा हूं कि उनके पास डाटा होगा, लेकिन जब मैं जाता हूं तो इसमें मेरा सिर्फ एक ही सरकार से कहना है कि आप अपने नियम में बदलाव कर करके इस तरीके से सुलभ करें ताकि जनता को आसानी से राशन कार्ड उपलब्ध हो सके। अब नियम में तो इतना बदलाव किया गया कि जो राशन आपको ठेपा लगा कर लगता था, अब वो ऑनलाइन कर दिया गया। आप जाइएगा कि आपको बायोमेट्रिक लगेगा, तब जाके आपको राशन कटौती की झंझट भी खत्म है। कोई सुरक्षा से दे रहा तो बात अलग है। नहीं देखिए, लेकिन पहले क्या था कि आपको साइन करवा लिया, पूरा राशन गायब होता था। तो सरकार तो डिजिटली करबे किया है ना, और कहीं ना कहीं इसका नहीं सरकार ने वहां उस बात की मैं आपकी उनको बधाई देता हूं, या मैं उस बात के लिए सहमति अपनी देता हूं कि उन्होंने ट्रांसपेरेंसी इस बात को लेकर के आया कि बायोमेट्रिक से उनको राशन उठाने की। समस्या तो इस बात की हो रही है कि जिनके राशन कार्ड नहीं है और जो लाभुक उसके लिए बिल्कुल पात्र हैं और उनको जो नहीं मिल रहा है, तो उनका जो राशन कार्ड बनाने में समस्या आ रही है, उस नियम की मैं बात कर रहा हूँ। राशन कार्ड अगर बना हुआ है तो राशन उनको मिलने के लिए जो सरकार की ट्रांसपेरेंसी है, बायोमेट्रिक से लगा करके वो राशन ले रहे हैं, वहां तक तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो व्यक्ति पात्र है और वो अभी तक लाभार्थी जो लाभान्वित नहीं हो पा रहा है, तो उस नियम की मैं बात कर रहा हूँ। उसमें थोड़ा सा सरकार को नियम में इस प्रकार का लचीलापन लाना चाहिए, जिससे कि जनता
आसानी से राशन कार्ड बनवा सके। ये सुझाव केंद्र सरकार के लिए, लेकिन राज्य सरकार के लिए क्या कहिएगा? नीतीश कुमार का जो मेन मुद्दा है, 25 में चुनाव है, आपको उनके लिए क्या कहिएगा? देखिए, मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको कि 20 साल से नीतीश सरकार कायम है इस राज्य में, और वो अपनी उपलब्धियां न गिना करके 20 साल की, वो तो गिना रहे उपलब्धि, रोड बनाए, बिजली दिए, है ना, शांति व्यवस्था कायम किए, अच्छा पुलिसिंग देने का काम किए। तो आप देख रहे हैं ना, अभी पिछले दिनों जो अभी 3-4 जो घटनाएं लगातार हुई हैं, औरंगाबाद वाला हुआ है, मुंगेर वाला हुआ है, सहरसा वाला हुआ है, नौबतपुर वाला हुआ है, आरा वाला तनिष्क का जो शोरूम लूटा गया है, अभी कल की बात है महाबलीपुर, ये जो अरवल जिला के बगल का जो है, वहां पर गोली चली है बालू में। तो ये सब तमाम चीजें इस बात को दर्शाती है कि आपकी पुलिसिंग जो है या आपका प्रशासन है वो निरंकुश हो चुका है, वो उस तरीके से धरातल काम नहीं कर रहा है। देखिए, प्रिवेंशन और डिटेंशन ये दो बड़ी बातें हैं। अगर डिटेंशन आप कर रहे हैं वो एक अलग चीज है, लेकिन प्रिवेंशन जो होना चाहिए कि अपराध हो ही नहीं, हम अपराधी को पहले ही अपराध करने से पहले पकड़ ले। दूसरी चीज है, नीतीश सरकार कहती है कि मैंने रोड बनाया, मैंने बिजली दिया, तो उसमें आप अपनी सिर्फ उपलब्धि मत गिनाइए, उसमें केंद्र का भी बहुत बड़ा हिस्सा, और जो विश्व बैंक से जो या जो यूएन एड का जो पैसा आता है वो भी इसमें शामिल है। तो नीतीश सरकार अगर रोड और बिजली पर अगर मान के चलिए इस चुनाव में आती है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप किया इन्होंने रोड के मामले में, तो इसमें केंद्र की भी भूमिका है और उसमें विश्व का भी भूमिका है। अब इसके अलावा इन्होंने क्या किया है? आज ये कहते हैं कि जीविका दीदी है, जीविका दीदी को हमने बहुत बड़ा अप्रोच, मतलब उनको सशक्त बनाया है, लेकिन मैं आपको सही बता रहा हूं, जो हमारी जीविका दीदी हैं वो पैसा ले रही हैं और पैसा ले करके वो बीमारियां या अन्य चीजों में खर्चा कर रही हैं। हमारी बात इस बात को होनी चाहिए थी, इस बात सरकार को ध्यान देना चाहिए था कि जीविका दीदी को अगर वो पैसा उपलब्ध करा रहे हैं तो जीविका दीदी उस पैसे से कुछ उपार्जन कर सके। अगर मान के चले मैंने 50,000 लिया तो उससे मैं महीने का कुछ पैसा कमाऊं, तो सरकार की कोई ऐसी उपलब्धि नहीं। आपने सुना होगा अभी कि जो ब्रिजें बनाई थी, उद्घाटन से पहले उनकी ब्रिजें गिर गई हैं। आपने देखा कि किस तरीके से मुखियाओं के अधिकार में, मुखिया छोड़िए ना, मुखिया की बात नहीं है, ग्राम पंचायतों के अधिकार में कटौती की है। अभी हमारी जो बिहार में ग्राम पंचायतें हैं बुरी तरीके से बिल्कुल, जो कहते हैं कि अपंग है, बैसाखी पे है, उसका कारण नीतीश सरकार है। उन्होंने जो 2006 में पंचायती राज अधिनियम बनाया, उसको पूर्ण तरीके से उसमें लगातार उनके अधिकारों को में कटौती करती चली पंचायतों को। आप 73वां जो अमेंडमेंट है उसमें आप देखिए कि 29 विषय आज उसी के ग्राम पंचायतों का जो संविधान में 73वां अमेंडमेंट हुआ था, उसके बाद नगर परिषद का अमेंडमेंट हुआ था, और नगर परिषद में आप देखिए नगर परिषद कहां पहुंच गया और पंचायतें अभी भी वहीं पे डली हुई हैं। तो मैं सरकार से यही कहूंगा कि आपने जो काम किया है इससे हम संतुष्ट नहीं है, ना तो वार्ड सदस्य संतुष्ट है, ना ग्राम पंचायत के ग्रामीण संतुष्ट है। हाँ, ये जरूर मैं कहूंगा आने वाले समय के लिए कि इस बार नया चेहरा जो है और जो ऊर्जावान है उसकी तरफ ध्यान दिया जाए और ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाए। देखिए, महात्मा गांधी ने क्या कहा था कि जब हम अच्छे लोकतंत्र की कल्पना तभी कर सकते हैं जब ग्राम पंचायतें सशक्त होंगी। और आप देख रहे हैं कि ग्राम पंचायतों की स्थिति क्या है। सिर्फ नली गली बनाने से नहीं काम चलेगा, हमारे को ग्राम पंचायतों में कर की व्यवस्था लानी पड़ेगी। ग्राम पंचायतों को अपने से विश्वास में आकर के ग्राम सभा के द्वारा निर्णय लेकर के हमको इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ इस तरीके से करना पड़ेगा, चाहे वो स्वच्छता का हो। आप देखिए सरकार का जो नल जल का आप स्थिति देख ही रहे हैं, अभी सोलर लाइट की स्थिति देख ही रहे हैं। डायरेक्ट आप पंचायतों के पैसे को उपयोग कर रहे हैं सोलर लाइट में, जबकि वो सोलर लाइट 15,000 रुपए का सिविल में मिल रहा है और आपने डायरेक्ट उसका 30,000 रुपए तय कर दिया है। तो इससे नुकसान किसको हो रहा है? इससे नुकसान ग्राम पंचायतों को हो रही है। और मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, जो क्या ये लूट है, आप कहना क्या चाह रहे हैं? देखिए, ये पूरी तरीके से सरकार इसमें विफल हो गई है। सरकार के जो आला अधिकारी हैं, जो प्रशासन है, वो पूरी तरीके से फेल हो गई है। वह अपने इनके ग्राम पंचायतों के अधिकार को कटौती कर करके उन पर सिर्फ दबिश देने का काम कर रहे हैं और दबिश दे रहे हैं। तो इस बार जनता उनको इसका जवाब, करारा जवाब देगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये आप बदलना चाहते हैं?
लेकिन एक सवाल आप खड़ा किए कि पुलिसिंग जो है कि बिहार का फेलुअर है। आप देखें कि तेज प्रताप बिना हेमलेट के निकले और चालान हो गया, 4000 का चालान हुआ, पोल्यूशन से लेकर के, हेमलेट से लेकर के, इंश्योरेंस तहा का चालान हो गया, 4000 चालान हुआ। ठीक है, आपने एक तो बोला, एक बात सही कही कि वो बाहर निकले और उनका चालान हुआ, बिल्कुल सही है। कानून का पालन करना, वही नेमतपुर वाले को अरेस्ट तक नहीं हुआ, अब तक हुआ है। वही तो कह रहे हैं कि ये गिने चुने जो लोग हैं, वो हाईलाइटेड लोग हैं, ठीक है, उनका चालान किया, वो गैर अगर कानून का पालन नहीं कर रहे थे तो उनका चालान होना भी चाहिए। लेकिन आप ये देखिए कि वैसे कितने बिना हेलमेट के पटना और पटना के बाहर के शहरों में लगातार घूमते रहते हैं और उनका चालान नहीं होता है। तो ये किसी व्यक्ति विशेष पर अगर आपने दिखाकर उसको चालान काट करके और ये दिखा रहे हैं कि हमारी प्रशासन बड़ा अच्छा काम कर रही है, तो ये तो धूल आंख बंद वो डिब्बा गायब वाली कहानी है। आप धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। जब तक प्रिवेंशन नहीं होगा, जब तक हम प्रिवेंशन की तरफ नहीं बढ़ेंगे, तब तक ये जो सरकार है, सरकार का सुशासन, ये सुशासन बाबू कहने के लिए हैं सिर्फ। अब तो जंगल राज, ये लालू यादव को कहते थे, अब तो जंगल राज रिटर्न, क्या कहें हम, जंगल राज 2 अभी स्टार्ट हो गया है। लगातार की घटनाओं को आप देख रहे हैं, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आप तो कह रहे कि बदलाव की जरूरत है, तो ये बताइए, बदलाव में अगर देखें, नए चेहरे को देखते हैं, एक तरफ क्या बोलता है मुस्लिम और दूसरी तरफ यादव, उसके बाद मास वोट कहाँ है आरजेडी के पास में जहां बदलाव ला सकता है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, किसी ने कहा, बहुत लोगों ने कहा है कि एमवाई समीकरण। मैं एक बड़े बुद्धिमान व्यक्ति को सुन रहा था, उन्होंने कहा था एमवाई समीकरण नहीं है। आज कोई अगर ये कहे कि आरजेडी सिर्फ यादव और मुस्लिमों की पार्टी है, तो ये तर्क संगत नहीं है। एम से क्या हुआ, मजदूर है, और वाई से यूथ हुआ। आज नौजवान, आज जो मजदूर दबे कुचले, जिनको उनका अधिकार नहीं प्राप्त हो रहा है, उनको समानता नहीं मिल रही है, उनके साथ भेदभाव हो रहा है, तमाम वर्ग के लोग आज नए चेहरे के साथ जाने के लिए खड़े हैं। नौजवान की जरूरत है, नौजवान के अंदर ऊर्जा होती है, और मैं विश्वास करता हूं कि आने वाले दिनों में जनता बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेगी। सब जाति, सब धर्म और वर्ग से लोग नए व्यक्ति को चुने और इस बार बिहार को एक सशक्त बिहार और विकसित बिहार की तरफ ले जाने का काम करें। तो क्या नया चेहरा में चिराग होंगे या फिर तेजस्वी यादव होंगे? देखिए, चिराग तो आपने सुना होगा, चिराग पासवान कहते हैं हम मोदी जी के हनुमान हैं। तो बाकी मैं उनके विषय में टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, वो मोदी के हनुमान बनते रहें। आज आप देख रहे हैं कि देश की जो स्थिति है वो किसी से छिपी नहीं है। सांप्रदायिक दंगों की तरफ देश जा रहा है, और हिंदू मुस्लिम करने से इस देश का विकास होने वाला नहीं है। औरंगाबाद में जो कोमल पासवान का साथ जो हुआ, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक्सीडेंट है, जबकि उनको घर पर ही दब के मार दिया गया वहां के राजपूतों के द्वारा। फिर बाद में वो अपना ट्वीट सुधारे भी। तो क्या लगता है, दलितों का नेता है या केवल दुसाधों का नेता है, या फिर मोदी का केवल हनुमान मात्र है? जी देखिए, हनुमान मात्र ही है मोदी के। ये किसी भी अपने समाज का तो हित कर नहीं सकते, अपना तो हित कर नहीं सकते, ये समाज का क्या हित करेंगे? अगर सिर्फ ये जातिकरण समीकरण को लेकर के चलने की अपना तो हित कर ही रहे कि आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं और संसद में जाने का काम करते हैं, तो कैसे अपना नहीं कर रहे? नहीं, अपना हित की कहने का मतलब मेरा ये है कि अपना हित एक नेता का तब होता है जब वो जनता के प्रति संवेदनशील हो और जनता को देखे कि जनता की क्या आवश्यकता है, उसकी पूर्ति करे। उस चीज में आप देख सकते हैं कि इस समय जो देश की स्थिति है, सांप्रदायिकता में भेदभाव ये बढ़ता जा रहा है। जो हिंदू मुस्लिम में है, खाई बढ़ती जा रही है, ये ठीक नहीं है। सभी, हमारा देश जो है लोकतंत्र की प्रणाली से चलने वाला देश है, और यहाँ पर सबका अधिकार है। हम देश की आजादी में जितना हिंदुओं का भी योगदान है, मुसलमानों का भी योगदान है, ईसाइयों का भी योगदान है, और फारसियों का भी योगदान है। आपको मैं सेना से हूं, एक बात बताना चाहूंगा कि हमारे सेना के अंदर आपने एक नाम सुना होगा, जनरल मानिक शाह के बारे में। उनको फील्ड मार्शल मानिक शाह भी कहा जाता है। वो फारसी थे। तो स्वतंत्रता के बाद उनको ये ऑफर भी आया था कि वो पाकिस्तान की आर्मी को ज्वाइन करें, लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं मुंबई में पैदा हुआ हूँ और भारत मेरी माँ है, मैं इसके साथ कोई समझौता नहीं करूंगा। और फारसी होकर के उन्होंने इतनी बड़ी देश की बड़ी सेना को उन्होंने नेतृत्व किया और उदाहरण पेश किया कि ये देश सबका है। इस देश को आजाद कराने में अंग्रेजों से, मुगलों से देश के सभी वर्गों ने एक साथ होकर के
बलिदान दिया है। तो ये सांप्रदायिक दंगे जो हो रहे हैं, अभी आपने देखा होगा कि नागपुर में, जो कि आज तक कभी नहीं हुआ है, अरे औरंगजेब की कब्र पड़ी है, कब्र से हमको क्या लेना देना है। औरंगजेब के लोग नाम लेता है, लेकिन अकबर का नाम क्यों नहीं लेता है? अकबर के नाम आते ही मानसिंह सामने आ जाते हैं, मानसिंह आते हैं तो फिर जोधाबाई सामने आ जाती है। तो कहीं न कहीं तो लोग ये बता रहा कि अकबर के दरबार में रह रहे नवरत्न के रूप में वही ब्राह्मण लोग थे। तो क्या लगता है? क्या मैं किसी पे टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। मैं ग्राम पंचायत का मुखिया हूँ। मैं अपने ग्राम पंचायत को कैसे सशक्त बनाऊं और किस तरीके से ग्राम पंचायत में विकास करूं, इस पे मेरा पूरा फोकस है। लेकिन हाँ, इस देश के नागरिक और इस राज्य के नागरिक होने के नाते मेरा कर्तव्य और दायित्व बनता है कि जिस तरीके से सरकार, केंद्र की सरकार लगातार जो ये हिंदू मुस्लिम ये जो कर रही है, ये ठीक नहीं है। सबको यहाँ पर रहने का अधिकार है। जो गलत करेगा, कानून हमारे यहाँ पर बना हुआ है, कानून उसको सजा देगी। लेकिन हमारा ये काम नहीं है कि हम किसी के, देखिए उसके लिए हमारे यहाँ न्याय प्रणाली है, न्यायालय है, हमारे माननीय जितने भी उच्च न्यायालय है, जिला न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, तो ये सब अपना न्याय का काम करते हैं। और हमारे यहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या जो बिहार में बन रही है, उसको भी देखने की जरूरत है। और इसमें मैं यही कहूंगा कि यहाँ जितने भी हमारे ग्रामीण जनता है, वो सब इस बात का निर्णय ले कि बिहार को किस तरीके से विकसित किया जाए और पंचायतों को किस तरीके से सशक्त किया जाए। इसी के ऊपर मेरा पुरजोर जोर रहता है हमेशा। मैं एक विश्वास के साथ ये बात भी आपको कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से नीतीश सरकार ने, आपने देखा होगा हाल के दिनों में कि नीतीश जी कैपेबल नहीं है। अभी कल का एक वीडियो राष्ट्रगान कल एक राष्ट्रगान चल रहा है और नीतीश जी बगल वाले अधिकारी को उंगली कर रहे हैं। अब इससे ये प्रतीत होता है कि उनका जो मानसिक जो बॉडी और जो उनका माइंड जो है वो एक साथ काम नहीं कर रहा है। राष्ट्रगान सम्माननीय है हमारे लिए, हम खड़े होते हैं, सावधान होते हैं उसमें, और वो किसी को उंगली कर रहे हैं। तो इससे पता लगता है कि उनका जो स्टेबल नहीं है, वो स्टेबल नहीं है। मैं यही बात कहना चाहूंगा कि इस बार पुरजोर ताकत लगा करके सरकार को बदलिए और एक ऊर्जावान जो हमारे यहाँ नौजवान, उसको इस राज्य की नेतृत्व दीजिए और वो बिहार को विकसित बिहार की तरफ लेकर के जाए। बिहार में आज आपको पता है जितने जो इंडेक्स हैं भारत सरकार के हों या चाहे विदेश के इंडेक्स हों, उसमें हमारा सबसे निचला स्थान है। गरीबी सबसे ज्यादा, पलायन सबसे ज्यादा, मजदूर सबसे ज्यादा। तो आप ही बताइए ना कि 20 साल में नीतीश सरकार ने क्या दिया हमको। आज जो इंजीनियरिंग कॉलेज और जो ये मेडिकल कॉलेज बने हुए हैं, वो तो सब पुराने यूएन एड्स के थ्रू बने हुए हैं। इन्होंने क्या किया नीतीश सरकार ने? नीतीश सिर्फ पलटू है और पलटू ही रहेंगे। उनका एक ही काम है, उनको सरकार में रह करके कुर्सी चाहिए। और हमें वैसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। एक अच्छे विजन, एक अच्छी सोच वाला हमको मुख्यमंत्री चाहिए जो जनता का काम करे। अभी नीतीश कभी इधर आते हैं, कभी उधर जाते हैं, कभी कुछ बयान देते हैं, कभी कुछ करते हैं। उनका सरकार वो थोड़ी ना चला रहे हैं, उनका तो ब्यूरोक्रेट सरकार चला रहा है। सरकार तो ब्यूरोक्रेटिक रहता है। चलिए, सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश पलटू राम है और अभी उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है। राष्ट्रगान के समय भी वो अधिकारियों को अंगुली करते हैं और चिराग पासवान जिन जनता को नेता बनने का प्रयास करते हैं, वहां भी वो फेलुअर होते दिख रहे हैं। ये चुनावी सर्दगर्मी है, सर्दी भी है तो गर्मी भी है, और इस गर्मी में लोग पसीने छूट रहे हैं। आप क्या सोचते हैं चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के बारे में? बिहार का सीएम किसे होना चाहिए? अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर जोड़ने का काम कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।